पहले बता रहे क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स पे पहले साइंटिस्ट आपके पास कौन थे और उसके बाद क्या क्या उन्होंने डिस्कवर किया, कैसे कैसे चीजें फिर आगे बढ़ी। हम लोग स्टार्ट करें पीरियोडिक क्लासिफिकेशन। पहले तो आपको हम बेसिक चीजें बता रहे हैं स्टार्टिंग की, उसके बाद फिर जो मेन मेन चीजों को उसको नोट करवा देंगे। सबसे पहले आपके पास पीरियोडिक क्लासिफिकेशन में साइंटिस्ट है जिसका नाम था डुवर्नियर। डुवर्नियर्स एक बहुत बड़े साइंटिस्ट थे, ठीक है। उन्होंने बेसिक किसके ऊपर बात किए थे, तो वो ज्यादातर एलिमेंट्स को अरेंज के ऊपर बात किए थे और उनका कहा जाए अरेंजमेंट तो बहुत हद तक भी सही था। आज भी उनका हम लोग कुछ कुछ बातें यूज करते हैं, लेकिन सब कुछ सही नहीं है, कुछ ना कुछ इनके अंदर भी प्रॉब्लम था। तो पहले देख लेते हैं डुवर्नियर्स ने किया क्या, कैसे वो चीजों को अरेंज किए। डुवर्नियर्स का कहना था कि अगर आपके पास कोई भी एलिमेंट्स हो उसको क्या करो, सबसे पहले बढ़ते हुए एटॉमिक मास के ऊपर अरेंज करो। तो इनका जो बेसिक था, जो मेन बेसिस बनाए थे, वो इंक्रीजिंग एटॉमिक मास था। इंक्रीजिंग एटॉमिक मास, ये पहला याद रखना कि उनका जो भी ऑर्डर बनाया गया था वो एटॉमिक मास के इंक्रीजिंग ऑर्डर पर बनाया गया था। डुवर्नियर का ट्रेड जो था, डुवर्नियर ने अपने डुवर्नियर को ट्रेड्स के नाम से जानते हैं, डुवर्नियर ट्रेड कहा जाता है। डुवर्नियर ट्रेड का मतलब क्या होता है, वो बेसिक 3 ही कॉलम के ऊपर बात किए थे, वो 3 अपना अलग अलग ट्रेड बनाए थे। तो पहले तो ध्यान ये रखना पड़ेगा कि जो डुवर्नियर्स आपके पास है, अपने जो भी उन्होंने ट्रेड बनाया था उस ट्रेड में जो एलिमेंट को अरेंज किया था उनके इंक्रीजिंग एटॉमिक मास के बेसिस पे अरेंज किया गया था। फर्स्ट। सेकेंड बात पे ये बताए थे कि वो जब बोले थे कि आप जब 3 एलिमेंट्स को किसी भी ग्रुप में पुट करोगे, तो ग्रुप में पुट करने के बाद क्या होता है, जैसे मान लो कि मेरे पास लिथियम ले लिया जाए, यहाँ पर लिथियम, सोडियम, पोटेशियम। उन्होंने कहा था कि अगर आप किसी भी, अगर मान लो ये फर्स्ट ट्रेड था उनका, फर्स्ट ट्रेड में उन्होंने क्या किया था कि 3 एलिमेंट्स को रखा था, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम। और ऐसे एलिमेंट को अगर अरेंज कर दें तो उसमें क्या होता है कि फर्स्ट एलिमेंट का मास, लास्ट एलिमेंट का मास और दोनों का जब एवरेज निकालेंगे तो वो सोडियम के एटॉमिक मास के इक्वल होगा। ये उनका कहना था। यानी कि अर्थमेटिक मीन किसका, ऑफ मिडिल एलिमेंट, अर्थमेटिक मीन ऑफ मिडिल एलिमेंट नहीं, सॉरी, अर्थमेटिक मीन ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड एलिमेंट किसके इक्वल था, इज इक्वल टू मिडिल एलिमेंट। ये उनका कहना था। तो आपको अगर चेक करना है तो आप चेक भी कर सकते हैं, और चेक करके दिखा रहे हैं। लिथियम का कितना होता है एटॉमिक मास, तो 7। सोडियम का, पोटेशियम का बताओ 39। अब बताओ कि अगर हम दोनों का अगर निकालें एवरेज तो कितना हो जाएगा, 23। तो एवरेज निकालने के लिए हम लोग क्या करना पड़ता है, अर्थमेटिक में निकालने के लिए हमको 7 + 39 को ऐड करना पड़ेगा। 2 से डिवाइड करोगे यहाँ पर तो कितना हो जाएगा, ये 9 और 7 हो जाएगा 16 और 46, 2 से डिवाइड कर दोगे तो 23 आ जाएगा आपके पास। और हमें पता है कि 23 जो एटॉमिक मास होता है वो सोडियम का ही होता है। तो इस तरह से डुवर्नियर ने अपने चीजों के ऊपर 2 बातें कही थी। सबसे फर्स्ट कि आपके पास जो भी एलिमेंट है उसको अरेंज कीजिए उसके एटॉमिक मास के बढ़ते हुए ऑर्डर पे। और सेकंड में जो था आपके पास अर्थमेटिक मीन, यानी कि जो आपके पास मिडिल जो एलिमेंट है, ठीक है, उसका जो एटॉमिक मास होगा ये दोनों एटॉमिक मास के अर्थमेटिक मीन के इक्वल होगा। ये उनका कहना था। वो अपने याद रखना ग्रुप में 3 ट्रेड बनाए थे, जिसमें एक को तो वो अल्कली मेटल्स बोले थे, ये इसको अल्कली मेटल्स बोले थे। सेकंड ट्रेड बनाए थे जिसके अंदर था आपके पास अल्कलाइन अर्थ मेटल था, अल्कलाइन अर्थ मेटल। और अल्कलाइन अर्थ मेटल में ज्यादा नहीं, उन तो जब तक वो किए थे तब तक वो 3 ही एलिमेंट के ऊपर बात ही किए थे, जिसके में आपके पास कैल्शियम था, स्ट्रोंटियम था, बेरियम था। और एक और वो बनाए थे जिसको हम लोग हैलोजन बोलते हैं। थर्ड उनके पास 3 ट्रेड ही था, हैलोजन। हैलोजन के अंदर उनके पास 3 ही एलिमेंट वो भी रखे थे, ज्यादा एलिमेंट को रख नहीं पाए थे, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। तो देखो ये डुवर्नियर का 3 ट्रेड है, फर्स्ट ट्रेड, सेकंड ट्रेड। फर्स्ट ट्रेड में अल्कली मेटल सारे मेटल्स थे, सेकंड में भी आपके पास अल्कलाइन अर्थ मेटल, ये भी सारे मेटल्स हैं, ये नॉन मेटल्स है, ये हैलोजन के एलिमेंट्स को रखा गया था। और इस तरीके से डुवर्नियर का 3 ट्रेड है। तो आप देख सकते हैं कि इस 3 ट्रेड के अंदर ज्यादा एलिमेंट को तो रखा ही नहीं गया, इस पे 3 रखा गया, 3 3 और देख रहे हो यानी कि 9 एलिमेंट से ऊपर इनका ट्रेड में एलिमेंट ही नहीं है। तो सिंस स्टार्टिंग तो किए थे, क्योंकि अगर मान लो कि भले ही एलिमेंट ज्यादा अरेंज नहीं कर पाए, उस समय एलिमेंट भी तो बहुत कम हुआ करते थे, उसमें बहुत सा कम एलिमेंट थे।
तो इसलिए अपने 3 ट्रेड में क्या किया, एलिमेंट्स को अरेंज करना स्टार्ट किए। तो जैसे ही एलिमेंट को अरेंज किए तो उस समय हर दिन ऐसा हुआ करता था कि कुछ ना कुछ समय के बाद नया एलिमेंट का डिस्कवर होता रहता था। तब अगर मान लो कि हर 10 दिन बाद, हर 20 दिन बाद एक नया एलिमेंट का डिस्कवर होगा, तो फिर वो उस एलिमेंट को इसमें कहाँ पुट करें? तो इनके बारे में कोई, इस चीज के बारे में कोई इनका जगह में पीरियोडिक टेबल में कोई जवाब नहीं था कि इसको कहाँ रखा जाएगा। नया एलिमेंट डिस्कवर हुआ तो इसको कहाँ डालेंगे, यहाँ डालेंगे, इसमें डालेंगे। तो इसलिए इनका ट्रेड बहुत दिन तक नहीं चल पाया, फेल हो गया। लेकिन फिर भी इसको हम इसलिए याद रखते हैं क्योंकि अभी भी हम लोग का जो नया पीरियोडिक टेबल है, जो मेन पीरियोडिक टेबल, अभी भी उसका ऑर्डर इसके अंदर ये 3 एलिमेंट्स है। अभी वैसे एलिमेंट है और अभी भी अरेंज वैसा मिलता है। तो इसलिए ये बातें उनकी अभी कही हुई सही है कि अरिथमेटिक मीन जब निकालेंगे फर्स्ट और थर्ड एलिमेंट का तो हमेशा इसके इक्वल होगा। तो दोनों बातें बिल्कुल सही थी। तो इसकी वजह से आज भी उनको ट्रेड को हमको याद रखना पड़ता है। इनका ट्रेड फेल क्यों हुआ? क्योंकि बहुत सारे फ्यूचर में नए एलिमेंट की डिस्कवरी हो रही थी, डेली हो रही थी। तो हम लोग बोलते हैं उनको रखने के लिए अरेंजमेंट ये प्रॉपर बना नहीं सके कि वो एलिमेंट कहाँ जाएगा। तो डोबर्नियर के अंदर बस इतनी ही आपको बातें ध्यान में रखनी पड़ेगी। अब देखो इसके जस्ट बाद सेकंड साइंटिस्ट आए जिनका नाम क्या था, न्यूलैंड्स। देखो न्यूलैंड्स ने क्या बताया अपने क्लासिफिकेशन के अंदर। तो न्यूलैंड का भी सबसे पहला वही ऑर्डर था, एटॉमिक मास से अपना ऑर्डर वही बनाए थे। न्यूलैंड्स, न्यूलैंड्स को एक और नाम से जानते हैं, न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव। देखो न्यूलैंड्स ने क्या कहा था, न्यूलैंड्स का भी सबसे पहला ऑर्डर तो उनका सेम ही था। इनका भी वही चीज करना था कि एलिमेंट को आप अरेंज कीजिए उनके इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास, यानी कि इनका जो बेसिक था एटॉमिक मास इंक्रीजिंग ऑर्डर था। पहली बात तो ये, पीछे वो भी काम किए थे डुवर्नियर सेम, यहाँ पर ये भी काम उसी पर किए हैं। लेकिन इनका देखो क्या कहना था, इनका कहना था कि अगर आप एलिमेंट को अरेंज कीजिएगा, इनके एलिमेंट को अरेंज किया गया था, देखो कैसे, फर्स्ट में रखे थे हाइड्रोजन, हीलियम, सॉरी हाइड्रोजन के बाद लिथियम रख दिए थे, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, और फिर रखे थे फ्लोरीन, सोडियम। तो ये उनका ऑर्डर है, ठीक है, ये आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, वो सिर्फ बता रहे हैं। ये बोल रहे थे कि अगर आप एलिमेंट को पुट कीजिएगा 1 2 3 4 5 6 7, तो 7th के बाद जो 8वां आप इलेक्ट्रॉन रखो, सॉरी 8वां जो आप एलिमेंट रखोगे, तो उसकी प्रॉपर्टी रिजेंबल करेगी उसके जस्ट ऊपर वाले एलिमेंट से। यानी कि आप जब एलिमेंट को एक इनके एटॉमिक मास के बढ़ते हुए ऑर्डर पे पुट करते चले जाओगे, आप एलिमेंट को अरेंज करोगे उसके बढ़ते हुए एटॉमिक मास के ऑर्डर पे, तो जो 8वां एलिमेंट होगा, यानी कि इसको लाइन से मान लो पुट कर दिए, 8वां जो आप एलिमेंट रख रहे हैं इस तरीके से, तो उसकी प्रॉपर्टी क्या करेगी, ऊपर एलिमेंट से मैच करनी चाहिए, मतलब ऊपर एलिमेंट से मैच होती है। तो इस तरीके से क्या किए थे, अपने बड़ा सा एक ऑर्डर, एक टेबल तैयार किए थे। और ये अपने ज्यादातर कहोगे कि अपने अरेंजमेंट को ना वो हारमोनियम से कंपेयर किए थे, जो आपके पास जो म्यूजिक बॉक्स होता है जिसके अंदर सारे गमा पादनी सा जो होता है, उसमें भी क्या होते हैं, सारे गमा पादनी से को जोड़ कर ऐड करेंगे तो टोटल आपके पास क्या होता है, टोटल आपके पास 7 उसके अंदर शुरू होते हैं। वापस जब 8वां पे आइएगा तो फिर वही सारे गमा फिर से स्टार्ट होता है। तो वही चीज ये भी कंपेयर किए थे अपने चीजों को, उनको भी बोले थे कि जिस तरह से हारमोनियम का जो भी चीज है, जो म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट चीजें होती है, वो भी मेरे तरीके से है। इसको भी अगर हम अरेंज करेंगे एटॉमिक मास के बढ़ते हुए क्रम पे, तो 8वां जो होगा शुरू वो बिल्कुल हाइड्रोजन की तरह से ही सेट होगा। जो अगला जो आपके पास 8वां, जैसे यहाँ से बढ़ेंगे तो 8वां कौन से मिलेगा, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ से स्टार्ट करेंगे तो इसके बाद जो 8वां एलिमेंट होगा उसकी प्रॉपर्टी ऊपर वाले से मैच करती रहेगी। तो इस तरीके से क्या किया, अपना एक बड़ा सा वो टेबल तैयार किए, और वो टेबल्स भी ज्यादा देर तक नहीं चल पाए, वो टेबल्स भी इसके बाद कुछ दिन के बाद वो फेल हो गया। रीजन क्या था इनके पास फेल होने का, तो ये कुछ एलिमेंट को अरेंज किए थे और कहा गया कि इनकी प्रॉपर्टी सिर्फ और सिर्फ कैल्शियम तक के एलिमेंट से मैच करती थी, आगे के एलिमेंट से मैच नहीं करती थी। अगर इसको हम देखा है तो देखो ये टेबल है आपका, कुछ इस तरीके से टेबल होता है। एक मिनट रुक जाओ, देखो यहाँ पे एक टेबल दिखा रहे, यहाँ जो आपको ये टेबल दिख रहा है नीचे वाला, एक मिनट, तो यहाँ पर दिख रहा होगा हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, ये सब लाइन से अरेंज किया हुआ है। और यहाँ पर देखो कैल्शियम यहाँ पर आता है। तो जब न्यूलैंड लॉ ऑफ जब ऑक्टेव्स जो रूल था, वो मालूम चला था कि ये जो प्रॉपर्टीज है ये सिर्फ कैल्शियम तक ही मैच करती है, कैल्शियम के बाद के जो एलिमेंट्स है उसकी प्रॉपर्टी ऊपर से मैच नहीं करती है। तो इनका इसी तरीके से क्या हुआ, इसी तरीके से न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव्स फेल हो गया, क्योंकि बहुत सारे एलिमेंट को अरेंज तो भी कर दिए थे एटॉमिक मास के बेसिस पर बहुत सारी प्रॉपर्टी इनकी मैच नहीं करती थी। कैल्शियम के बाद से कोई भी एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी मैच नहीं करती थी अपने ऊपर एलिमेंट्स से, तो इनका सिर्फ कैल्शियम तक ही वैलिड था, कैल्शियम के ऊपर इनकी प्रॉपर्टीज मैच नहीं करती थी। दूसरी बात,
देखो यहाँ पर आयरन है और यहाँ पर है कोबाल्ट और निकल। तो हर जगह जब आप बोल रहे हैं कि एलिमेंट को उनके बढ़ते हुए एटॉमिक मास के रूप में अरेंज करना है, तो कोबाल्ट निकल की तो एटॉमिक मास सेम नहीं है, तो फिर दोनों को एक ही जगह क्यों रखा गया? कुछ एलिमेंट को क्या किया, वो एक ही स्लॉट में डाल दिए, जिसकी एटॉमिक मासेस अलग अलग थी, तो फिर यहाँ रखने का कोई मतलब नहीं है। तो ये दूसरी बात इनकी गलत साबित थी कि एक स्लॉट में दो एलिमेंट रखने का कोई मतलब नहीं है। अगर एटॉमिक मास अलग है तो इसको अलग अलग लिखिए। आप एक स्लॉट में दोनों एलिमेंट को क्यों रखे? तो इनका कहना था कि दोनों की प्रॉपर्टी मैच कर रही है, दोनों को हम अलग नहीं रख सकते हैं। तो फिर तो एटॉमिक मास का जो ऑर्डर है वो तो फिर फेल हो गया। एटॉमिक मास तो कहता है कि आप पहले एलिमेंट को अरेंज करेंगे, जब उसका मास ज्यादा है तो उसको फिर आगे रखेंगे आप। दूसरी बात ये गलत हो गया। देखो थर्ड बात क्या हुआ, आयरन यहाँ पर रखें और कोबाल्ट निकल यहाँ पर रखें, जबकि आयरन की प्रॉपर्टी मैक्सिमम प्रॉपर्टी कोबाल्ट और निकल से ही मैच करती है, फिर भी आयरन को अलग रखा गया, कोबाल्ट निकल को अलग रखा गया। तो तीसरी उनकी गलती ये भी थी। और एक सबसे बड़ी बात ये भी बोल दिए थे, बोले थे कि फ्यूचर में अब कोई नया एलिमेंट डिस्कवर नहीं होगा, बस इतना ही एलिमेंट होगा। तो ये तो बहुत ज्यादा गलत बात है। अब मान लो कि कोई साइंटिस्ट खोज कर रहे हैं तो फ्यूचर के बारे में बोलना तो गलत हो गया। तो इसके बाद बहुत सारे एलिमेंट डिस्कवर हुए, आपको भी समझ में आ रहा है कि इससे ज्यादा कितने ज्यादा एलिमेंट्स हम लोग देख चुके हैं। तो ये सब चार बात की वजह से इनका क्या हुआ, न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव रूल्स आपका फेल हो गया। अब ये जब न्यूलैंड ऑक्टेव आप गया तो फिर अगला साइंटिस्ट फिर एक और आए, जिनको हम लोग क्या बोलते हैं, वो थोड़े अच्छे साइंटिस्ट थे। ये भी साइंटिस्ट, सारे साइंटिस्ट आपके अच्छे ही हैं, क्योंकि कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूशन हर जगह हम लोग दे ही रहे। तो देखो अगले जो साइंटिस्ट थे उनका नाम था मेंडलीफ। ठीक है, अब देखो मेंडलीफ साइंटिस्ट के बारे में थोड़ा सा दिखा रहे हैं। एक मिनट, देखो ये मेंडलीफ साइंटिस्ट है। मेंडलीफ के बारे में देखिए कुछ बातें बता रहे हैं आपको, बस सिंपल सा नॉलेज दे रहे हैं, ये सब आपसे कोई पूछेगा नहीं। लेकिन साइंटिस्ट के बारे में कुछ क्वेश्चन आ सकता है कि जैसे कि पीरियोडिक टेबल बनाने में कौन कौन सा साइंटिस्ट का कंट्रीब्यूशन है, या फिर जो मेंडलिक जो अपना पीरियोडिक टेबल दी है उनके ऑर्डर में क्या है, और ल्यू जो आपके पास जो लॉ ऑफ ऑक्टेव है न्यूलैंड्स का जो पीरियोडिक टेबल है उसके अंदर उनका अरेंजमेंट क्या है, कैसे उसको अरेंज किया गया, कहाँ तक वो वैलिड है, क्यों फेल हो गया, कुछ भी कुछ चीजें आ सकती है। तो देखो मेनली अगर पीरियड लगभग हम लोग देखे इसके अंदर, तो यहाँ पर भी देखो वो भी एक बहुत बड़े साइंटिस्ट थे, लेकिन वो अपने सारे अरेंजमेंट को ना कार्ड से कंपेयर किए थे। कार्ड्स कहने का मतलब मेरे पास ये है कि वो ज्यादातर वो चीजों पर ज्यादा ऑब्जर्व करते थे, वो ज्यादातर वैसे लोगों के बीच में रहते थे जो कार्ड वगैरह सब खेला करते थे, सब जुआ वगैरह सब जो करते थे उसके बीच में ज्यादातर ये चीजें रखते थे, और वो चीजों को देखते थे और ऑब्जर्व करते थे। और एक समय ऐसा भी होता था कि वो कार्ड में क्या निकलने वाला है पहले से वो प्रिडिक्शन भी कर लेते थे, यहाँ पर कार्ड ये आने वाला है, क्योंकि वो चीजों को देख देख के समझते थे। मान लो कि जो कार्ड को बार बार देख रहा है, ऑब्जर्व कर रहा है, खेल रहा है उसके बीच में, तो वो बार बार क्या उसी को देखते 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 वो क्या करते थे कि उसको आइडिया हो जाता था कि अब नया कार्ड कौन आने वाला है, कार्ड के बारे में पहले से प्रिडिक्शन करते थे कि तुम्हारे पास ये कार्ड होगा, और सच में वैसा हो जाता था। तो इतनी सारी चीजों के ऊपर ये कमांड कर लिए थे। तो ये भी क्या कहते कि ये भी अपने सोचे थे कि चलो क्यों ना हम एलिमेंट के जो जो भी हमारे पास नए नए एलिमेंट्स है उसको हम भी अरेंज करें। तो क्या कहते हैं कि सारे एलिमेंट्स को कार्ड के पत्तों की तरह यूज होते हैं, जैसे कार्ड के पत्तों पर लिखा रहता है 1 2 3 4, एक का लिखा रहता है A1 ही लिखा रहता है, और J Q K इस तरह से लिखा रहता था। तो वो भी क्या कहते हैं कि सारे एलिमेंट्स को लेके आए और एलिमेंट को ला ला के उसको कार्ड पे लिख देते थे। जैसे मान लो कि सोडियम है, तो सोडियम एलिमेंट को लिए और उसके कार्ड पे लिख दिए सोडियम, अब उसकी क्या एटॉमिक मास है, क्या उसकी प्रॉपर्टी है, किससे वो रिएक्शंस करती है, और ऑक्साइड से क्या क्या रिएक्शन करके किस तरह के कंपाउंड फॉर्मेशन करती है, तो सारे प्रॉपर्टी क्या है किस कार्ड के ऊपर लिख दिए। इसी तरीके से दूसरे एलिमेंट को उठाए, दूसरे एलिमेंट के बारे में भी क्या एटॉमिक है, क्या एटॉमिक मास है, क्या एटॉमिक नंबर है, सारी चीज को उठा के फिर क्या कार्ड पे लिख दिए। ऐसे करते करते क्या कि सारे कार्ड को वो पूरी तरीके से फैला दिए। और उसके बाद जब प्रॉपर्टी उठाए कि किसकी किसकी प्रॉपर्टी मैच कर रही है, तो प्रॉपर्टी जब मैच करना था तो कुछ कुछ एलिमेंट को निकाल के वो भी चेक किए, अरेंज किए, और अरेंज करने के बाद क्या किए फिर वो एक टेबल जनरेट कर दिए। तो उनका देखो किस तरीके का टेबल था, जो आपके पास ये भी याद रखना है कि इनका जो टेबल है, इनका भी टेबल एकदम पूरी तरीके से बेस्ड है एटॉमिक मास के बढ़ते हुए ऑर्डर पे, यानी इंक्रीजिंग एटॉमिक मास। ये भी यानी अभी तक के जो भी साइंटिस्ट आप नाम सुन रहे हैं, डोबर्नियर हो गए, न्यूलैंड्स हो गए, मेंडलिप्स हो गए, ये तीनों के तीनों साइंटिस्ट का मेन अरेंजमेंट क्या था, तो उसके एटम्स के एटॉमिक मास के बढ़ते हुए बेसिस पर रखा गया अभी तक। देखो इनका टेबल्स दिखा रहे हैं, एक मिनट रुक जाओ। हम्म, एक मिनट, ये ऑपोजिट हो गया क्या था? यहाँ देखो बच्चे लोग, इसके यहाँ पर जो आपके पास ये जो टेबल दिख रहा है,
ये आपके पास जो टेबल है इसका यही तुम्हारा ये मेंडलीव का टेबल है। इस टेबल के अंदर क्या है बेसिक, तो देखो यहाँ पर कुल मिला के आपको दिख रहे होंगे कितने ग्रुप्स हैं। फर्स्ट ग्रुप है, सेकंड ग्रुप है, थर्ड ग्रुप है, फोर्थ ग्रुप है, फिफ्थ ग्रुप है, 6, 7, 8। ये अपने एलिमेंट को किए ग्रुप वाइज किए और टोटल 8 ग्रुप बनाए। तो 8 ग्रुप पहले ये मेंडलीव तैयार किए, अब उसमें क्या किए, एलिमेंट को रखना स्टार्ट किए। दूसरी बात, यहाँ पर ये जो लिखे हैं ये प्रॉपर्टीज लिखे हैं, जैसे कि ऑक्साइड बनाए R2O, RO, R2O3, मतलब कौन सा मेटल कौन सा नॉन मेटल्स किस तरह के ऑक्साइड बनाते हैं ये ऊपर लिख दिया ऑक्साइड नेचर। नीचे क्या लिखे, हाइड्राइड नेचर, अगर मेटल हाइड्रोजन से रिएक्शन करेगा तो हाइड्राइड फॉर्म करेगा, तो किस तरह का हाइड्राइड फॉर्म करेगा, क्या RH के फॉर्म में करेगा। तो पहले ये क्या किया कि पहले इसका केमिकल प्रॉपर्टीज यानी कि ऑक्साइड का लिख दिया और हाइड्रोक्साइड का लिख दिया, और टोटल 8 ग्रुप बना दिया यहाँ पर है। और उसके बाद पीरियड्स यहाँ पर दिख रहा होगा आपको, टोटल ये 6 पीरियड बना दिए, लेकिन इनका पीरियड देखो थोड़ा सा अलग अलग तरीके का भी है। ये फर्स्ट पीरियड है जिसमें सिर्फ हाइड्रोजन को उन्होंने रखा है। सेकंड पीरियड है जिसमें लिथियम बेरिलियम आपको दिख रहा है, इतने सारे एलिमेंट्स को रखा गया। थर्ड पीरियड में ये चीजें दिख रही हैं। फोर्थ पीरियड में देखो फर्स्ट सीरीज है सेकंड सीरीज में, ये दो दो पार्ट में क्या क्या डिवाइड करिए। तो फर्स्ट सीरीज में ये कुछ एलिमेंट्स को रखे हैं, कुछ गैपिंग भी किए हुए हैं, और सेकंड सीरीज कुछ एलिमेंट को रखे हैं, कुछ एलिमेंट के अंदर गैपिंग भी किए हुए हैं। इस तरीके से 5 अगर पीरियड था तो इसके अंदर भी कुछ एलिमेंट को फर्स्ट सीरीज में रखे हैं, कुछ एलिमेंट को सेकंड सीरीज में रखे हैं। तो इस तरीके से कहा जा सकता है कि पीरियड के अंदर भी क्लासिफिकेशन किया है, किसी के अंदर क्लासिफिकेशन है और किसी के अंदर क्लासिफिकेशन नहीं भी है। तो इनका ये टोटल अरेंजमेंट था जिसमें वो चीजों को अपने क्या कहते हैं कि बढ़ते हुए एटॉमिक मास के बेसिस पर रखे थे, और उनका जो ज्यादातर था ग्रुपिंग, टोटल 8 ग्रुप्स रखे थे और टोटल 6 पीरियड रखे थे, और 6 पीरियड के अंदर भी क्लासिफिकेशन किया गया था। तो लेकिन देखो ये साइंटिस्ट कुछ ज्यादा ही प्रिडिक्शन करने वाले थे। मतलब ये साइंटिस्ट आपको तो बता ही दिए कि ज्यादातर ये कार्ड्स वगैरह खेलते थे, तो कार्ड्स पे ज्यादा इंटरेस्ट रखते थे, तो वो बहुत सारी चीजों को पहले से प्रिडिक्शन करते थे कि हाँ तुम्हारे पास ऐसा ऐसे कार्ड होंगे, और सच में वो कार्ड निकलते थे। तो ये साइंटिस्ट को इतना आइडिया हो गया था कि उनको लगता था कि कुछ कुछ अपने जगह पर, जैसे यहाँ पर दिख रहा होगा कि खाली जगह स्पेसेस जगह छोड़ दिए हैं, ये दिख रहा होगा 3 इनकी जगह पे 3 स्लॉट खाली है। एलिमेंट क्यों नहीं रखे, वो बोले थे कि एलिमेंट यहाँ पे रखना सुटेबल अभी नहीं है, फ्यूचर में कोई नया एलिमेंट डिस्कवर जरूर होगा जो यहाँ पर वेरी करता है और यहाँ पर आ सकता है और यहाँ पर आ सकता है। जिसकी प्रॉपर्टी मैच नहीं की उसको छोड़ दिए, वो रखे नहीं। बाकी लोग क्या कर रहे थे कि प्रॉपर्टी थोड़ी बहुत नहीं भी मैच करे तो भी उसको नीचे रख देते, आखिर एलिमेंट है तो जाएगा कहाँ। तो सबको क्या किया, सबको लाइन से वो रख देते थे। लेकिन ये बोले थे कि नहीं इसकी प्रॉपर्टी मैच कर नहीं रही है तो यहाँ पर इसको रख नहीं सकते हमें। तो क्या कि वो जगह ऐसी खाली छोड़ दिए, गैपिंग जगह छोड़ दी। और उनका ये कहना था कि फ्यूचर में कुछ ऐसे एलिमेंट डिस्कवर जरूर होंगे जिसकी प्रॉपर्टी यहाँ वाले एलिमेंट से मैच करेगी, यहाँ वाले से मैच करेगी और यहाँ वाले से मैच करेगी। और देखो ये बिल्कुल हुआ ही वैसा। ये 3 जगह छोड़े हुए थे एलिमेंट्स के लिए, और 3 वो एलिमेंट डिस्कवर भी हुआ जिसकी प्रॉपर्टी एकदम मैच की जो उनका प्रिडिक्शन था। उनका ये भी प्रिडिक्शन था कि उसका जो एटॉमिक नंबर है लगभग इतना के आसपास आएगा, एटॉमिक मास है इतना के आसपास आएगा। और सच में ये भी बातें सही हुई। वो जितना एटॉमिक मास का अंदाजा लगाए थे वही एटॉमिक मास यहाँ पर वो एलिमेंट आया। अब वो इस एलिमेंट का नाम क्या होगा उसके बारे में बता दे रहे हैं। वो 3 एलिमेंट का याद रखना कि प्रिडिक्शन किए थे कि फ्यूचर में 3 एलिमेंट डिस्कवर होंगे, इसलिए वो जगह खाली छोड़ दिए थे, किसी एलिमेंट को पुट नहीं किए थे वहां पर। और वो 3 एलिमेंट कौन कौन था, जिसमें से कहा जाता है एक का नाम है आपके पास एक्का बोरोन। एक्का बोरोन एक का नाम था उसमें। फिर जो नेक्स्ट एलिमेंट था जिसको हम लोग एक्का बोरोन के बाद बोलते हैं उसको बोलते हैं फिर एक्का एल्यूमिनियम कहा गया, एक्का एल्यूमिनियम। और एक आपके पास जो लास्ट था जिसको बोलते हैं एक्का सिलिकॉन। तो ये साइंटिस्ट का कहना था कि आपके पास फ्यूचर में कुछ एलिमेंट डिस्कवर होंगे जरूर जिसकी प्रॉपर्टी बिल्कुल मैच करेगी वहां वाले एलिमेंट जहां पे वो गैपिंग कर दिए थे। तो उस एलिमेंट का तो वो नाम नहीं जानते थे, लेकिन वो पहले से प्रिडिक्शन कहते कि उसका जो नाम होगा वो एक्का बोरोन होगा। मतलब वो खुद से रखे थे वहां पे जो एलिमेंट आएगा उसको एक्का बोरोन बोलेंगे, एक्का एल्यूमिनियम बोलेंगे, और इसकी प्रॉपर्टी ऐसे ऐसे एलिमेंट से मैच करेगी, और यहाँ पर एक्का सिलिकॉन होंगी जिसकी प्रॉपर्टी मैच करेगी। सच में ऐसा हुआ, 3 एलिमेंट डिस्कवर हुआ। एक्का बोरोन के बदले में एक नया एलिमेंट डिस्कवर हुआ जिसका नाम हम लोग सब लोग जानते हैं, स्कैंडियम। स्कैंडियम जो है वो एक्का बोरोन की जगह पर है, जिसकी प्रॉपर्टी बिल्कुल मैच करती थी जो वो एक्का बोरोन के बारे में प्रिडिक्शन किए थे। एक्का एल्यूमिनियम, एक्का एल्यूमिनियम की जगह पर जो आया उसका नाम था गैलियम, और इसकी प्रॉपर्टी बिल्कुल मैच करती थी जो कि उनका कहना था कि अगर यहाँ पर कोई एलिमेंट होगा तो इसकी प्रॉपर्टी ऐसे मैच करनी चाहिए, वैसी मैच कर रही थी यहाँ पे। और आपके पास लास्ट एक एक्का सिलिकॉन था जिसको हम लोग बोलते हैं जर्मेनियम, और इसकी प्रॉपर्टी फिर से वही चीज थी जो कि उनका कहना था। तो इनका प्रिडिक्शन बहुत अच्छा था, बहुत काफी दूर तक ये सोच के बहुत सारी चीजों को बात बोल दिए थे, और ऐसा हुआ भी। यहाँ तक कि वो एटॉमिक मास का भी अंदाजा लगा दिए थे कि इसका एटॉमिक मास कितना कितना है, और एक्यूरेट उनका एटॉमिक मास बिल्कुल मैच कर गया, एटॉमिक मास मैच कर गया, डेंसिटी भी मैच कर गया।
इसलिए ये साइंटिस्ट कुछ काफी ज्यादा बड़े साइंटिस्ट में माना जाता है, तो इसलिए मेंडलीव को हम लोग हमेशा याद रखते हैं। एक अच्छा पीरियोडिक टेबल बनाने में इनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। लेकिन स्टिल सबको मालूम है कि अभी तक इनका तो कोई पीरियोडिक टेबल हम लोग जो पढ़ते हैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, ये इनका टेबल नहीं है। फिर भी इनकी बातें बहुत चीजें सही हुई थी, इसलिए साइंटिस्ट को हमको याद रखना पड़ता है। अब ये देखना है कि किस बातों से फेल हो गए थे, क्या ये चीजों को एक्सप्लेन नहीं कर पाए। तो देखो सबसे पहली बात कि ये एक्सप्लेन नहीं कर पाए आइसोटॉप के बारे में। आइसोटॉप के बारे में किसी को मालूम है यहाँ पर? आइसोटॉप किसे कहते हैं? अगर हम आइसोटॉप्स पूछे तो आइसोटॉप्स क्या होते हैं? सेम एटॉमिक नंबर मास नंबर डिफरेंट। हाँ, वेरी गुड। एटॉमिक नंबर सेम होते हैं, मास नंबर डिफरेंट होते हैं। अब प्रॉब्लम क्या उनके समय आया कि जब आइसोटॉप्स उस समय तो डिस्कवर हो चुके थे, सबको मालूम है कि हाइड्रोजन के 3 आइसोटॉप्स है, ड्यूटेरियम होता है, ट्राइटियम होता है, ये सब चीजें, प्रोटियम होता है, तो उसको कहाँ प्लेस करें? ये आइसोटॉप्स के बारे में बात ही नहीं की, आइसोटॉप्स रहेगा कहाँ? फ्यूचर में इतने सारे एलिमेंट के आइसोटॉप्स है, वो सब कहाँ होंगे, इनके टेबल में कहाँ उसको प्लेस किया जाए? तो इसके बारे में कोई आइडिया नहीं था, तो जिस वजह से इनका टेबल फेल है, क्योंकि आइसोटॉप्स कहाँ होंगे इसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं था। दूसरी बात, ये एक चीजों को क्या कि रॉन्ग प्लेस किए। देखो यहाँ पर ध्यान से अगर चेक करोगे तो समझ में आएगा। ये दोनों को देखो यहाँ पे, ये 58.9 है और 58.7 है। उनका तो कहना था कि आप एलिमेंट को उसके बढ़ते हुए एटॉमिक मास पर अरेंज कर रहे हैं, तो ये एटॉमिक मास तो बड़ा है, जो कोबाल्ट है वो 58.9 है और ये एटॉमिक मास छोटा है। तो एटॉमिक मास छोटा है तो फिर आगे क्यों रखा गया है? वो तो मिडिल में होना चाहिए, क्योंकि जब एटॉमिक मास बढ़ते हुए ऑर्डर पे लिखा गया तो ये पहले आना चाहिए और ये बाद में आना चाहिए। तो ये इनके टेबल में एक चीज रॉन्ग है, याद रखना। कोबाल्ट और निकल में क्या क्या डिफरेंशिएट नहीं कर पाते, उनकी प्रॉपर्टी लग रहा था कि वो आगे क्यों होनी चाहिए, तो ये गलत पुट कर दिया कोबाल्ट और निकल के केस में। और सबसे थर्ड और लास्ट, वो हाइड्रोजन के बारे में अभी तक डिसाइड नहीं कर पाए थे कि हाइड्रोजन कहाँ होगा, एक्चुअली हाइड्रोजन को कहाँ प्लेस किया जाए। उनको लगता था कि हाइड्रोजन, जब वो कार्ड रख के सब अरेंज कर रहे थे, तो उनको लग रहा था कि हाइड्रोजन की जो प्रॉपर्टी है वो मैच कर रही है फर्स्ट वाले ग्रुप से भी मैच कर रही है, इससे भी मैच कर रही है। और उनको ऐसा भी लगता था कि हाइड्रोजन की जो प्रॉपर्टी है वो नोबल वाले, सॉरी नोबल नहीं, हेलोजन वाले ग्रुप से भी मैच कर रही है। तो इस चीज में बहुत बड़े कंफ्यूज थे, वो समझ नहीं पा रहे थे कि इसकी वैलेंसी, हाइड्रोजन की वैलेंसी भी 1 आती है तो इसको फर्स्ट ग्रुप में भी रख सकते हैं, और हाइड्रोजन की वैलेंसी 1 है तो जो आपके पास 17 ग्रुप है वहां पर भी वैलेंसी 1 होती है। फिर बहुत सारी प्रॉपर्टी देखा जाए तो फर्स्ट वाले ग्रुप से मिलती थी, बहुत सारी प्रॉपर्टी देखा जाए तो 17 यानी कि हेलोजन ग्रुप से भी मिलती थी। तो इस चीज के ऊपर वो कभी डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाए कि हाइड्रोजन का एक्चुअली पोजीशन कहाँ पर है। तो यही 3 वजह से इनका जो टेबल्स है वो आगे जाके काम नहीं करता है। फर्स्ट, आइसोटॉप्स के बारे में नो एक्सप्लेन, रॉन्ग ऑर्डर प्लेस कर दिए, और हाइड्रोजन के एग्जैक्ट पोजीशन को नहीं बता पाए वो। फिर भी उतना मान लो कि नहीं भी कर पाए, लेकिन इतनी सारी चीजों को पहले से फ्यूचर में बनने वाले एलिमेंट्स कौन सा पोजीशन पर कहाँ होगा, इतनी सारी बताना कोई आसान बात नहीं है, तो इसलिए वो साइंटिस्ट काफी महान साइंटिस्ट थे अपनी जगह पे। अब देखो सबसे लास्ट साइंटिस्ट जिसको हम लोग बोलते हैं क्या, मोज़ले का एक्सपेरिमेंट, और इसके बाद से आपको स्टार्ट करना, ये सब चीजें आप लोग बहुत छोटे क्लास में पढ़े होंगे। देखो ये आपके पास मोज़ले हैं, आपका जो नया जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है, एक मिनट रुक जाओ, वो इन्हीं पर बेसिस है। आपका जो नया मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है तो वो क्या कहता है, वो कहता है कि मोज़ले ने अपना कुछ एक्सपेरिमेंट दिया हुआ था, उस एक्सपेरिमेंट के बेसिस पे एक मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बनाया गया है। तो मोज़ले ने एक्सपेरिमेंट क्या किया था, मोज़ले को ये कहना था, मोज़ले ने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट कर करके ये बातें बता दी थी कि आपके पास जो भी एलिमेंट्स की जो एटॉमिक प्रॉपर्टी होती है वो एटॉमिक मास पे डिपेंड नहीं करती, वो नंबर ऑफ प्रोटॉन पे डिपेंड नहीं करती, वो तो हमेशा चेंज होती जा रही है, यानी वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पे चेंज होती है, प्रोटॉन चेंज नहीं होते, इलेक्ट्रॉन चेंज होते हैं। तो मोज़ले के एक्सपेरिमेंट्स ने ही ये बात को साबित कर दिया था कि आप लोग अभी तक सब एटॉमिक मास के ऑर्डर बना के देखें और किसी का भी ऑर्डर सही तरीके से फॉलो नहीं कर रहा, किसी का सही हो रहा है तो कुछ देर के बाद वो गलत साबित हो जा रहा है। तो इसलिए क्योंकि एटॉमिक प्रॉपर्टीज डिपेंड नहीं करती एटॉमिक मासेस के ऊपर, एटॉमिक प्रॉपर्टीज के बढ़ते हुए फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करती है, जो कि इलेक्ट्रॉन के ऊपर काम कर रहा होता है। तो सीधे से बात बोले थे कि आप क्या करो कि जो नया अरेंजमेंट बनाओ, एक बार आप उसको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बेसिस पर बना के देखिए। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का मतलब है कि इलेक्ट्रॉन के अरेंजमेंट पे, एटॉमिक नंबर के अरेंजमेंट बना के देखो। अभी तक एटॉमिक मास पे सब लोग ट्राई किए हैं, 3 साइंटिस्ट ट्राई कर चुके हैं, अभी तक सारे साइंटिस्ट पहले, न जाने फ्यूचर में बहुत सारे लोग ट्राई कर भी रहे होंगे, जो कि एग्जैक्ट रिजल्ट नहीं निकाल पा रहे होंगे। तो मोज़ले ने एक्सपेरिमेंट बताया और अपने एक्सपेरिमेंट को सुझाव दिया, उनके एक बहुत अच्छे फ्रेंड थे जिनका नाम था निल्स बोर।
बोर के बारे में आप लोग सब लोग सुनोगे। नेल्स बोर काफी उसके अच्छे क्या बोलते हैं फ्रेंड्स थे, तो वो बोले थे कि अब मैंने कुछ ऐसा एक्सपेरिमेंट किया, अपना रिजल्ट उनको बता के दिखाया कि आप क्या कीजिए, एक मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बना के देखिए जिसमें ऑर्डर इलेक्ट्रॉन का ऑर्डर बनाइए, मतलब एटॉमिक नंबर का ऑर्डर बना के देखिए, शायद हो सकता है कि बहुत सारी चीजों को अच्छी तरीके से क्लियरफाई कर दिया जाएगा। तो मोजले ने सिर्फ एक्सपेरिमेंट दिया था, याद रखिएगा, जो बनाया था जो टेबल्स, वो आपके पास नील्स बोर थे। नील्स बोर ने उनके सजेशन को क्या किया, एक्सेप्ट किया, और वो प्रिपेयर करना स्टार्ट किए मॉडर्न पीरियोडिक टेबल्स। और आपके पास जो नया मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है, इसी के बारे में हम लोग क्या करते हैं, पूरा लेते हैं। और इस चैप्टर के अंदर वही चीज सीखने में होती है हम लोग को कि जो मॉडर्न मेरे पास पीरियोडिक टेबल्स है, उसके अंदर कितने ग्रुप्स हैं, कितने पीरियड्स हैं, किस तरह से एलिमेंट को अरेंज करके रखा गया उसके अंदर है, इस ब्लॉक क्या क्या होता है, ब्लॉक क्या होता है, डी ब्लॉक क्या होता है, कैसे उस चीजों को ग्रुप वाइज अरेंज किया गया सारे एलिमेंट्स को। मैम वॉइस हाँ बोलो। कोटी कोटी आ कीजिए। क्लियर सॉरी, आप हिंदी, मैम अब हिंदी वॉइस बोलिए, मुझे नहीं समझ। वॉइस क्लियर नहीं अच्छा, हो रहा है आवाज मैम। नहीं आ रही है? नहीं क्लियर नहीं हो रहा है, बीच अच्छा बीच अच्छा, में रुक रुक कर रहा है। एक मिनट रुको, हम चेक कर ले रहे हैं, एक बार नेटवर्क सही है ना। रुको, तेरी आवाज। हेलो, साउंड क्लियर है सबको? यस मैम क्लियर है। ठीक है, तब चलो स्टार्ट कर रहे हैं इसके आगे। देखो, हमारा जो नया मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है उसके ऊपर हम बात कर रहे हैं। मॉडर्न जो पीरियोडिक टेबल है, इसको याद रखना कि मोजले का एक्सपेरिमेंट है, नील्स बोर का पूरा क्लासिफिकेशन किया हुआ है, वो मोजले नहीं किए हैं। अब ये किनका, देखो कैसे कैसे अरेंजमेंट किया, उसके ऊपर बात कर। हमारा जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है उसके अंदर अगर चेक किया जाए तो उसके अंदर आइसोटॉप्स की पोजीशन को भी डिफाइन किया गया है, और कोबाल्ट और निकल जो मंडलिप जो गलत साबित कर दिए थे, मतलब वो गलत ऑर्डर में रखे थे, उसको इस सही ऑर्डर में रखा गया है। पहली बात कि हमारे पीरियोडिक टेबल का ये पहले बहुत बड़ा उपलब्धि है, बहुत बड़ा खासियत है कि ये चीजों को सही एक्सप्लेन कर पाया, आइसोटॉप्स के भी पोजीशन को बताया, और जो मेंडलीव का जो रॉन्ग ऑर्डर था वो एक करेक्ट ऑर्डर में कन्वर्ट किया गया। हमारा जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है उसके अंदर कुल कितने ग्रुप्स हैं, कुल कितने पीरियड्स हैं, ये सब सारी चीजों को हम एक पीरियोडिक टेबल के अंदर आपको हम एक्सप्लेन कर दे रहे हैं। एक मिनट रुक जाओ, एक पीरियोडिक टेबल्स दिखा रहे हैं जिसके अंदर आपको क्लियर हो जाएगा सब कुछ। पीरियोडिक टेबल, किसी को भी एक को एक्सप्लेन कर दे रहे हैं, मान लो यही चीज है। चलो देखो, हमारा जो यहाँ पर मॉडर्न पीरियोडिक टेबल्स है उसके अंदर, एक मिनट पहले बताओ क्लियर दिख रहा है तुम लोग को? हमें तो क्लियर नहीं दिख रहा है। नहीं दिखा है। नहीं मैम क्लियर नहीं नहीं दिख रहा है, एक मिनट रुक जाओ, क्योंकि क्लियर नहीं दिखेगा तो समझेंगे क्या हम लोग। हाँ ये क्लियर है। एक मिनट रुक जाओ, फटाफट कर ले रहे। चलो अब सही सही हो जाएगा सब। अभी कुछ दिख रहा है अच्छे से? उतना भी विजिबल है, काम भर हो जाएगा हम लोग का। ठीक है, इतना तो समझ में आ रहा है ना कि सोडियम क्या है, नाइट्रोजन क्या है, वो सब दिखाई पड़ रहा है ना उतना? यस मैम दिखा। हाँ चलो बस एक रुक जाओ, बस मेरा मार्कर कहाँ गया।
चलो अब समझो इसके अंदर अगर पूछा जाए कि जो मेरे पास मॉडर्न पीरियोडिक टेबल्स है उसके अंदर कुल कितने ग्रुप्स हैं, तो कितना ग्रुप्स दिख रहा है? 1 2, फिर देखो यहाँ भी ग्रुप्स दिख रहे हैं, फिर यहाँ भी ग्रुप्स, यानी हॉरिजॉन्टल जो आपके पास सॉरी वर्टिकल जो लाइन होती है उसको हम लोग ग्रुप्स बोलते हैं। वर्टिकल लाइन कितनी दिख रही है? 18 1 2 18 होती है, सबको लगभग मालूम भी है। यहाँ पर 2 हो गया, यहाँ पर बीच में आपके 10 होंगे और साइड में यहाँ पर 6 होगा। तो जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल्स है उसके अंदर 18 ग्रुप्स है। और पीरियड देखा जाए तो कितना पीरियड दिख रहा है आपको? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवेंथ, ये 7th पीरियड है। ये मत कर देना कि 2 और पीरियड है, ये मिला के टोटल 9 हो गया। 9 पीरियड नहीं है, 7 ही पीरियड है। ये दोनों को रखा गया कहीं पर, कहां पर पुट किया गया उसको भी बता रहे हैं। ये होता है आपके पास फर्स्ट ग्रुप, सेकेंड ग्रुप। तो फर्स्ट ग्रुप को कहते हैं अल्कली मेटल्स, सबको मालूम है। यहाँ पर फर्स्ट ग्रुप को क्या बोलते हैं? अल्कली मेटल्स। कोई बता सकता है कि इसको अल्कली मेटल्स क्यों बोलते हैं? तो चलो एक्सप्लेन कर दे रहे हैं हमें। अल्कली मेटल्स इसलिए इसको कहा जाता है क्योंकि हम लोग देखते हैं कि आपके पास जितने फर्स्ट ग्रुप है उसको आपको उसके ऑक्साइड लेंगे या उसको वाटर के अंदर डिसॉल्व करेंगे तो वो मेनली हाइड्रोक्साइड फॉर्म कर लेता है। मतलब आप एक स्ट्रॉन्ग बेस को बोलो, कोई ऐसा एग्जांपल दो तो जो स्ट्रॉन्ग बेस है। जैसे स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, स्ट्रॉन्ग बेस भी होता है। NaOH NaOH नाम सुने हो? चलो ठीक है। KOH भी नाम सुने हो कि नहीं? ये भी पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ये भी एक स्ट्रॉन्ग बेस है। आप जितने स्ट्रॉन्ग बेस का नाम बोलिएगा वो सब देखना इसी के एलिमेंट्स होंगे। और अल्कली का मतलब भी बेस ही होता है। तो याद रखना कि आपके पास जो फर्स्ट वाले जितने ग्रुप के एलिमेंट्स दिखाई पड़ते हैं, मतलब हाइड्रोजन याद रखना कि फर्स्ट ग्रुप में नहीं रखा गया। आज तक ये भी और बता दे कि हाइड्रोजन का एग्जैक्ट प्रिडिक्शन नहीं है। एग्जैक्ट हाइड्रोजन को कहाँ रखा गया अभी तक क्लियर नहीं किया गया। क्या वो फर्स्ट ग्रुप में है या किस ग्रुप में है, अभी तक कोई क्लियरिफाई नहीं किया गया। इसलिए आप देख सकते हैं कि कभी भी हाइड्रोजन को रखा जाता है तो हमेशा एक ऊपर में रखा जाता है। मतलब दिखता है तो है कि इसके ऊपर है जस्ट, लेकिन वो रेड से इंडिकेट नहीं किया, इसका मतलब वो उस ग्रुप में वो नहीं है, फर्स्ट ग्रुप में वो नहीं है। तो अल्कली मेटल्स इसलिए नाम इसका पड़ा क्योंकि यहाँ पे जो भी मेटल्स होते हैं वो स्ट्रॉन्ग बेस फॉर्म कर पाते हैं। और स्ट्रॉन्ग बेस फॉर्म करते हैं इसलिए बोलते हैं कि इसका जो बेसिक नेचर होता है वो काफी स्ट्रॉन्ग होता है, इसलिए इसको अल्कली मेटल्स कहते हैं। तो अल्कली मेटल्स में सारे एलिमेंट्स से ध्यान रखना, ये नीचे वाले जो एलिमेंट्स होते हैं उसको फ्रांसियम हम लोग बोलते हैं। फ्रांसियम एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स है और ये नेचर में बहुत कम देर के लिए एग्जिस्ट होते हैं। और अगर कहा जाए कि सेकंड वाले ग्रुप को क्या बोलते हैं, तो अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। ठीक है, तो ये दोनों को कंबाइन कर दोगे तो इसको हम लोग एस ब्लॉक भी बोलते हैं। एस ब्लॉक का मतलब क्या होता है? एस ब्लॉक क्या होता है कि आपके पास इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किया गया है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का मतलब ये है कि आपको इलेक्ट्रॉन को डिवाइड किया गया उनके ब्लॉक वाइज। और टोटल ब्लॉक कितने होते हैं? 4। एस ब्लॉक, फिर पढ़ोगे तो पी ब्लॉक, डी ब्लॉक भी होते हैं और एफ ब्लॉक भी होते हैं। एस ब्लॉक में बताओ तो कितने इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं हम लोग मैक्सिमम? 2 पी ब्लॉक में कितने रखते हैं हम लोग? 6 आप यहाँ से यहाँ तक देख लीजिए, ये पी ब्लॉक ही कहते हैं, इसमें 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। डी ब्लॉक में कितने रख सकते हैं? 10। ये बीच वाला डी ब्लॉक के लिए रखा गया है। और ए ब्लॉक में ये नीचे आपके पास ए ब्लॉक है। तो देखो ये एस ब्लॉक है, दोनों को बोलते हैं। और एस ब्लॉक में आप चेक करोगे तो मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन से ऊपर नहीं रख सकते हैं। ये पूरे पी ब्लॉक होते हैं। पी ब्लॉक में 6 इलेक्ट्रॉन आप मैक्सिमम नहीं पुट कर सकते हो। ये डी ब्लॉक है और ये एफ ब्लॉक है। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी इसी के हिसाब से किया गया कि आप एटॉमिक नंबर के हिसाब से इसको पुट कर रहे हो। फर्स्ट को बोलते हैं हम लोग क्या? अल्कली मेटल्स। सेकंड को बोलते हैं अल्कलाइन अर्थ मेटल्स, क्योंकि यहाँ पर भी बेसिक नेचर होती है, लेकिन ज्यादातर जो बेसिक नेचर होती है वो अर्थ क्रस्ट में एग्जिस्ट करती है, इसलिए इसका नाम अल्कलाइन अर्थ मेटल्स भी है। यहाँ से देखो ग्रुप नंबर आपको दिख रहा होगा 13 टू ग्रुप नंबर 18। यहाँ से 1 2 ग्रुप होता है, याद रखना। और 2 से लेकर 12 तक यहाँ होता है। और 13 से यहाँ पर हम लोग आते हैं 13 टू 18। तो 13 टू 18 जो आपके पास एटॉमिक नंबर जो होता है, ठीक है, जो ग्रुपिंग होती है एटॉमिक नंबर, सॉरी, जो ग्रुपिंग होती है वो ग्रुपिंग आपको बोलते हैं पी ब्लॉक्स। ये पूरे पी ब्लॉक के अंदर आती है। और पी ब्लॉक्स के अंदर अगर चेक करोगे, अगर हम इस ब्लॉक को देखें तो इसके अंदर सारे मेटल्स हैं। ऐसा कोई भी एलिमेंट नहीं है जो नॉन मेटल्स है। ये सब के सब मेटल्स भी रखा है। और मेटल्स में भी याद रखना कि बहुत अच्छे मेटल्स में रखे गए। मतलब मेटल्स भी होते हैं जो कि इजिली इलेक्ट्रॉन अपना डोनेट कर सके, उसको अच्छा मेटल्स माना जाता है। तो सबसे स्ट्रॉन्ग मेटल को चेक कीजिए, स्ट्रॉन्ग नहीं, सबसे अच्छे मेटल। मेटालिक कैरेक्टर को स्ट्रॉन्ग नहीं कहते। मेटालिक कैरेक्टर का मतलब ये होता है कि कौन अपना इलेक्ट्रॉन आसानी से लूज कर सकता हो, उसको एक अच्छा मेटल माना जाता है। तो हाईली रिएक्टिव मेटल्स अगर चेक करोगे तो इसके अंदर कौन सा आता है? यही दोनों ग्रुप के जो मेटल्स होते हैं हाईली रिएक्टिव मेटल्स होते हैं। लेकिन अगर हम बोलेंगे कि हाईली रिएक्टिव ही सिर्फ हमको बताइए, तो आप सेकंड ग्रुप को भी छोड़िए, फर्स्ट ग्रुप, क्योंकि फर्स्ट ग्रुप के बाहर सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन होता है, वे आसानी से डोनेट कर पाते हैं। तो लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सेजियम
और फ्रांसियम, ये सबके बाहर एक इलेक्ट्रॉन है। अब अगर चेक किया जाए कि सबसे आसानी से यहाँ इलेक्ट्रॉन को कौन डोनेट करेगा, सबसे अच्छा मेटल कौन होगा, तो क्या बोलोगे? लिथियम, कि सोडियम, कि पोटेशियम, कि रुबिडियम, कि सेजियम, कि फ्रांसियम? सोडियम। सोडियम, पोटेशियम। क्योंकि बचपन लोग सीखते रहे सोडियम एक अच्छा मेटल्स होता है। कौन सा? पोटेशियम। पोटेशियम। चलिए पोटेशियम। और भी कुछ अपना ऑप्शन चेंज करना है किसी को तो चेंज कर सकते हो बच्चे लोग, इसमें अभी भी और ऑप्शन बचा हुआ है। लिथियम कोई नहीं बोला है, और रुबिडियम, सेजियम, फ्रांसियम भी है। और भी आंसर कोई चाहिए? बस आप लोग संतुष्ट हैं कि पोटेशियम होगा, नहीं तो सोडियम होगा, इसके अलावा और कोई रिएक्टिव मेटल्स नहीं है? तो बता दे रहे हैं ये दोनों से भी हाईली रिएक्टिव मेटल्स अभी हैं। अब कौन है वो जस्ट नीचे बढ़ जाइए, आपको मिल जाएंगे। फ्रांसियम चले जाओगे तो फ्रांसियम बहुत हाईली रिएक्टिव मेटल्स है। अब तो फ्रांसियम के ऊपर कोई बात ही नहीं करता है, क्योंकि रीजन ये है कि फ्रांसियम नेचर में एग्जिस्ट नहीं है, रेडियो एक्टिव एलिमेंट से कुछ ही देर के लिए एग्जिस्ट होंगे, फिर वो खत्म भी हो जाती है। तो फ्रांसियम के आपके बारे में कोई पूछेगा ही नहीं। तो फ्रांसियम को छोड़ के अगर हम सेजियम तक के ऊपर बात करें तो सबसे हाईली रिएक्टिव मेटल्स याद रखना सेजियम होता है। डाउन द ग्रुप जाओगे कहोगे कि सेजियम तो हम लोग बचपन से कभी पढ़े ही नहीं, सिर्फ सोडियम पोटेशियम हमेशा पढ़ते हैं। तो रीजन भी वहां पर है, क्योंकि देखो यहाँ पर सोडियम जो पोटेशियम आप लोग जो देखते हैं मेनली रिएक्शन इसी के ऊपर यूज करते हैं, ज्यादातर रिएक्शन लोग इसी का बनाते हैं। अब सेजियम का हम लोग यूज नहीं करते हैं जल्दी। यूज क्यों नहीं करते? करते भी हैं, ऐसा नहीं कि बिल्कुल नहीं करते हैं, क्योंकि सेजियम के अंदर क्या होता है ना कि उसके ऊपर अगर फोटो इलेक्ट्रिक अगर डाल दोगे, फोटो इलेक्ट्रिक का मतलब उसके ऊपर अगर लाइट भी पड़ जाएगा, लाइट एनर्जी, जैसे मान लो एनर्जी वो बल्ब की हो सकती है, वो एनर्जी आपके पास सनलाइट की भी हो सकती है, उतना से एनर्जी उसको मिलेगा तो उसके इलेक्ट्रॉन बाहर हो जाते हैं, निकलने लगते हैं, इजेक्ट हो जाते हैं। तो समझो कि उसके इलेक्ट्रॉन इतने इजीली तरीके से बाहर निकलते हैं। सोडियम में इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी है, लेकिन सेजियम के कंपैरिजन में कम है। तो हाईली रिएक्टिव अगर मेटल्स अगर पूछा जाए पूरा पीरियोडिक टेबल्स के अंदर, ये पूरा पीरियोडिक टेबल के अंदर सबसे हाईली रिएक्टिव मेटल्स कौन सा है, तो बोले अगर ऑप्शन अगर आपके पास फ्रांसियम है तो उसी को बोल दो। अगर फ्रांसियम ऑप्शन नहीं आपके पास है तो आपको क्या बोलना पड़ेगा? फिर सेजियम बोलना पड़ेगा। सेजियम तो ऑप्शन में ही होगा ही। फिर सेकंड आपको बोलते हैं अल्कलाइन अर्थ मेटल्स, ये भी मेटल्स ज्यादा रिएक्टिव होता है, लेकिन अगर कंपेयर किया जाए इसके कंपैरिजन में तो नहीं, क्योंकि इसके बाहर एक है, इसके बाहर 2 इलेक्ट्रॉन है, तो 2 इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने में काफी टाइम लग सकता है एक के कंपैरिजन में। ये दोनों को फर्स्ट ग्रुप सेकंड ग्रुप को याद रखना, एस ब्लॉक एलिमेंट्स बोलते हैं। अब यहाँ से याद करते हैं 13 से लेके 18 तक। 13 to 18 को बोला जाता है क्या? पी ब्लॉक एलिमेंट्स बोलते हैं, जिसके अंदर मेटल्स भी हैं, नॉन मेटल्स भी हैं और मेटलॉइड्स भी हैं। यहाँ पर तीनों पाए जाते हैं, मेटल्स, नॉन मेटल्स, मेटलॉइड्स। अब देखो मेटल्स कौन सी है वो बता रहे हैं आपको मैं। ये जो आपको वायलेट कलर की जो दिख रही है यहाँ पर, ये जो आपके पास है वो मेटल्स है। जो येलो में दिख रहा है ये वो है मेटलॉइड्स, और जो आपको ये जो ग्रीन में यहाँ फिलहाल जो दिख रहा है वो है नॉन मेटल्स। हाइड्रोजन क्या होता है, मेटल्स की नॉन मेटल्स? मेटल। क्या? मेटलॉइड्स। हाइड्रोजन जो होता है देखो ऐसे भी देख के पहचान सकते हो, ये भी ग्रीन बना है, ये भी ग्रीन बनाया हुआ है। अब सब लोग अभी म्यूट कर लो बच्चे लोग, जब क्वेश्चन का आंसर देना होगा तो ओपन करो, उसके बाद फिर तुरंत म्यूट कर लिया करो। तो यहाँ देखो तो ये ग्रीन जो दिख रहा है तो ये भी ग्रीन है। हाइड्रोजन एक नॉन मेटल ही होता है, ध्यान में रखिएगा उसमें। तो कहने का मतलब है कि आप जब पी ब्लॉक में आते हैं तो पी ब्लॉक के अंदर तीनों चीजें मिलती हैं, मेटल्स भी होती है, नॉन मेटल्स भी होती है, मेटलॉइड्स भी होती हैं। इनका कोई ग्रुप नहीं है, किसी भी ग्रुप में दिखाई पड़ रहा होगा, कभी इस ग्रुप में दिखाई पड़ रहा है मेटल्स है, कभी यहाँ से दिखाई पड़ रहा है नॉन मेटल्स है, तो यहाँ पर भी मेटल्स मिल रहे हैं, यहाँ पर मेटलॉइड्स भी मिल रहे हैं। तो मतलब ग्रुप इनका कोई ग्रुप वाइज क्लासिफिकेशन नहीं है, ये कहीं भी मेटल्स और नॉन मेटल्स हो सकती है। तो याद रखो इसके अंदर हम चेक करने के लिए बोले कि ज्यादातर इसमें मैक्सिमम क्या है, मेटल्स है कि नॉन मेटल्स है? तो क्या लग रहा है यहाँ पर? 1 2 3 4 5 6 7 8 8 जो आपके पास है वो पूरी तरीके से मेटल्स है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ये आपके पास है नॉन मेटल्स। तो नॉन मेटल्स की नंबर ज्यादा होती है, तो पी ब्लॉक में याद रखना कि नॉन मेटल्स का नंबर बहुत हाई होता है। मेटलॉइड्स भी इसी के अंदर पाई जाती हैं। मेटलॉइड्स के अंदर क्या होता है? बोरोन होता है, सिलिकॉन होता है, जर्मेनियम आपके पास होता है, आर्सेनिक होता है, एंटीमनी होता है, टेलुरियम होता है और एस्टेटिन होता है। ये टोटल आपके पास जो दिख रही है वो आपके पास मेटलॉइड्स होती है, जिसकी प्रॉपर्टी मेटल से भी मैच करती है और नॉन मेटल से भी मैच करती है। और ये जो 18 ग्रुप में रखा गया है ये तो इसका तो अलग ही कहानी है, ये तो नोबल गैसेस होती है, इसको नोबल गैसेस बोलते हैं, इनर्ट गैसेस बोलते हैं। तो नोबल गैसेस, इनर्ट गैसेस क्या होती है?
तो ये एक तरीके से कहा जाए तो ये बिल्कुल रिएक्शन करने के मूड में नहीं होती, इसको रिएक्शन ही नहीं करना, इसको किसी से कोई मतलब ही नहीं है। जैसे कि मेटल्स का काम होता है इलेक्ट्रॉन को लूज करना, नॉन मेटल्स का काम है इलेक्ट्रॉन को गेन करना, मेटलॉइड का काम होता है इलेक्ट्रॉन को ज्यादातर वो शेयरिंग ही करता है। तो फिर ये लोग क्या करते हैं, तो इन लोग कोई रिएक्शंस नहीं करते हैं, ये इनकी ना इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी है ना देने की टेंडेंसी है, इनकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होती है, 0 होती है। तो इसलिए हम लोग कहते हैं इसकी वैलेंसी भी क्या होती है, सबकी 0 होती है, 0 मान के चलते हैं लोग। तो पी ब्लॉक में मेटल्स, नॉन मेटल्स, मेटलॉइड्स। अगर आपसे पूछे कि हमको पी ब्लॉक में कोई ऐसे एलिमेंट का नाम बताओ जो लिक्विड के फॉर्म में है, देखो तो कोई ऐसा एग्जांपल है? ब्रोमीन। हाँ, वेरी गुड। ब्रोमीन एक ऐसा एलिमेंट होता है, याद रखना, एक नॉन मेटल्स ही एक तरीके से बोल दो। ब्रोमीन एक ऐसा नॉन मेटल्स है जो कि एक लिक्विड के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, ठीक है। अगर पूछा जाए कि नॉन मेटल्स में कोई 5 गैसेस का नाम बताओ, कौन कौन 5 गैसेस होंगे? ठीक है, हाइड्रोजन भी है, ऑक्सीजन। 5 गैस का नाम बताना है। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ब्रोमीन, सॉरी ब्रोमीन नहीं, फ्लोरीन, क्लोरीन, फ्लोरीन हो गया, क्लोरीन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया। ये सब जो दिख रहा है, ये सब नोबल फैमिली, ये सब क्या है, नोबल नोबल गैसेस ही होता है ना, ये सब साइड में सब पूरा गैसेस ही है। तो ध्यान में रखना कि पी ब्लॉक आपके पास एक फायदा है कि इसके अंदर मेटल्स, नॉन मेटल्स, मेटलॉइड सब होती हैं। बताओ तो 17 ग्रुप ये है, 17 ग्रुप का स्पेशल नाम क्या होता है, किस ग्रुप से जानते हैं इसको? है हैलोजन। हैलोजन। हाँ, गुड। हैलोजन इसलिए इसको कहा जाता है क्योंकि इसके जो सॉल्ट होते हैं वो जनरली कहाँ होते हैं, हेलो ये सी सॉफ्टेंड होते हैं, सी सॉल्ट होते हैं इसके, जनरली सॉल्ट होते हैं वो सी सॉफ्टेंड होते हैं। तो इसीलिए हम लोग बोलते हैं कि हेलो का मतलब ये होता है सी सॉल्ट। अगर हम बात करें कि 16 ग्रुप के एलिमेंट का कुछ स्पेशल नाम है, तो इसके भी स्पेशल नाम होते हैं जिसको हम लोग कैल्कोजेन बोलते हैं। कैल्कोजेन का मतलब ये होता है कि आपके पास जो एलिमेंट्स है यहाँ पे जो दिख रहे हैं आपको है, वो सारे एलिमेंट्स का लोग कहाँ करते हैं, तो मैक्सिमम केस में देखोगे आपके पास जो ओर्स होते हैं, ओर्स का मतलब हो गया जैसे कि हम बॉक्साइट बोल रहे हैं, हेमाटाइट बोल रहे हैं, जिंकाइट बोल रहे हैं, तो ये सब ओर्स होते हैं। मैक्सिमम जो ओर्स होते हैं आप लोग देखे होंगे या तो वो ऑक्साइड के फॉर्म में होता है या तो सल्फाइड के फॉर्म में होता है। तो इसका मैक्सिमम जो केसेस होता है ना कि इसके जो ओर्स एग्जिस्ट करते हैं, इसमें ज्यादातर जो ऑक्सीजन और आपके पास जो सल्फाइड ज्यादातर इनके ओर पाए जाते हैं, और ओर कौन क्या बोलते हैं, कैल्कोजेन भी बोलते हैं। इसलिए 16 ग्रुप वाले को स्पेशल नाम दिया गया है कैल्कोजेन। कैल्कोजेन का मतलब होता है और प्रोसेस सब्सटेंस बोला जाता है। अगर हम एस ब्लॉक और पी ब्लॉक को दोनों को एक साथ अगर हम कंबाइन कर दें, इसको एक स्पेशल नाम भी है, कलेक्शन ऑफ एस एंड पी ब्लॉक। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, एस ब्लॉक पी ब्लॉक के कलेक्शन को, इसको कहा जाता है रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स। याद रखना है, रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स में पूछ देगा एक नंबर में कि क्या होते हैं, तो एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के कॉम्बिनेशन को कहा जाता है रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स कहा जाता है। अब देखो ये जो मिडिल वाले हैं इनको बोलते हैं डी ब्लॉक, जो 3 से स्टार्ट होते हैं बिल्कुल 10 तक जाते हैं। तो 3 ग्रुप से लेकर 10 ग्रुप तक वाले को डी ब्लॉक कहा जाता है। और डी ब्लॉक में चेक किया जाए तो इसमें सारे के सारे मेटल्स ही होते हैं, कोई नॉन मेटल्स नहीं है, सबके मेटल्स हैं। और इसके अंदर एक ऐसा भी मेटल्स है जैसे Hg आपको दिख रहा होगा, वो क्या होता है, वो लिक्विड के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। तो लिक्विड के फॉर्म में एग्जिस्ट करने वाला एक ही मेटल्स है जो कि Hg आप देखोगे तो रूम टेम्परेचर पर भी लिक्विड के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। और नॉन मेटल्स चेक करते हैं तो ब्रोमीन का केस हमको मिलता है। तो यहाँ से हम लोग कहेंगे तो डी ब्लॉक एलिमेंट्स और भी याद रखिएगा, ये सारे मेटल्स होते हैं और ये काफी हार्ड होते हैं। एस ब्लॉक के कंपैरिजन में चेक करोगे तो एस ब्लॉक से तो काफी हार्ड होते हैं। सबको मालूम है सोडियम पोटेशियम को हम लोग नाइफ के द्वारा भी काट सकते हैं, लेकिन वही अगर आपको आयरन दे दिया जाए तो आपसे नाइफ से कटने वाला नहीं, सब हार्ड मेटल्स होते हैं। तो डी ब्लॉक के जितने मेटल्स होते हैं काफी वो हार्ड होते हैं एस ब्लॉक के कंपेरिजन में। अब अगर हम लोग चेक करें कि जैसे कि हम लोग पढ़ते हैं कि सोडियम इतना ज्यादा अगर रिएक्टिव मेटल्स, इसको रखते कहाँ होंगे हम लोग हैं, सोडियम को कहाँ प्लेस करके रखते हैं, केरोसिन वगैरह में डालते हैं, वाटर के अंदर नहीं रख सकते हैं। क्यों नहीं रख सकते हैं, जैसे आप सोडियम को डाल दोगे वाटर के अंदर, वहां पे एक्सप्लोजन हो जाएगा, वहां पे एकदम बहुत तेजी से जैसे बारूद फटता है, बम फटता है, उस तरीके से आपको दिखाई पड़ जाएगा। तो वो भी एक रिएक्शन हो जाता है वहां पर और बहुत हाई अमाउंट में हीट जनरेट होता है। ये सब जितने रिएक्टिव मेटल्स होते हैं
इसको बहुत, इसको रखने के लिए क्या होता है कि आपको अलग अलग चीजें यूज करनी पड़ती हैं। लिथियम को देखोगे तो लिथियम काफी हल्का मेटल्स होता है, तो इसको हम लोग क्या करते हैं, इसको पैराफिन के अंदर डाल के रखा जाता है, इसको मोम के अंदर डाल के हम लोग रखते हैं लिथियम को। सोडियम पोटेशियम तो ऐसे ही बहुत हाईली एक्टिव मेटल, उसको हम लोग केरोसिन ऑयल में डाल के रखा जाता है। और एक चीज और यहाँ पे चलो, जो फास्फोरस होता है वो एक नॉन मेटल्स है, वो भी बहुत हाईली रिएक्टिव मेटल्स होता है, और हाईली रिएक्टिव नॉन मेटल्स होता है। और इसको जैसे भी अगर इसको कहा जाए कि जैसे आप एयर के कांटेक्ट में लेके आएंगे तो ये भी व्हाइट फास्फोरस अपने आप बर्न होने लगेगा, आपको जलाने की जरूरत नहीं, आप केवल ला के आप रख दो व्हाइट फास्फोरस का टुकड़ा, ये अपने आप जलना स्टार्ट हो जाएगा। तो फिर इसके रिएक्टिविटी को कम करने के लिए फिर इसको कहाँ रखते होंगे, जहां भी रख देंगे तो फिर जलना स्टार्ट हो जाएगा। तो इसको रखने के लिए क्या यूज करते हैं, तो इसको रखने के लिए इसको स्टोर किया जाता है वाटर के अंदर। याद रखना, फास्फोरस वाटर के अंदर रखा जाता है, अगर आप ऐसे उधर उधर रख दीजिएगा तो वो तुरंत आग लग जाएगा। तो इसलिए उसको कहाँ रखें, ऐसा जगह रखें जहां पर ये सब चीजें ना हो, उसको वाटर में स्टोर करके रखा जाता है। सोडियम पोटेशियम क्रूसिन के अंदर डाला जाता है, लिथियम को पैराफिन के अंदर रखा जाता है। और डी ब्लॉक एलिमेंट्स तो ऐसे ही हार्ड होते हैं, इनको रखने के लिए आपको स्पेशल जरूरत नहीं करना है, वो घर में भी रख दोगे तब भी चलेगा, क्योंकि अपने आप ये ब्रेक नहीं होने वाले हैं। तो ये सब सारे आपके पास डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं, जिसके अंदर सिर्फ मेटल्स है, नॉन मेटल्स एक भी नहीं है, और एक एच इसके अंदर है जो कि आपके पास लिक्विड के फॉर्म में है। फिर बात किया जाए कि अगर एफ ब्लॉक के बारे में, एफ ब्लॉक देखो ये जो नीचे लिखे हुए वो एफ ब्लॉक एलिमेंट्स है। अब बात है कि ये नीचे रखे हुए हैं, क्या ये किसी ग्रुप में, किस ग्रुप में, किस पीरियड में मालूम करना है। जैसे अगर स्कैंडियम के ऊपर बात करें तो मुझे दिख रहा है फर्स्ट सेकंड थर्ड, ये थर्ड ग्रुप में है और फोर्थ पीरियड में है, यहाँ से गिना जाए तो। लेकिन ये जो रखे गए क्या ये कोई ग्रुप पीरियड में है या नहीं, क्या इनको ऐसे ही बाहर निकाल के फेंक दिया गया? तो जी नहीं, इसको भी ग्रुप में रखा गया। कौन से ग्रुप में, किसी को मालूम है इसमें? एफ ब्लॉक एलिमेंट्स, जो नीचे वाले आपके पास जो एफ ब्लॉक एलिमेंट्स है। हाँ बोलिए। चलो देखो बता दे रहे अगर नहीं मालूम है तो। जो एफ ब्लॉक जो एलिमेंट्स आपके पास होते हैं वो उसको थर्ड ग्रुप में रखे हैं, याद रखिएगा। थर्ड ग्रुप में इतने सारे एलिमेंट को रखे हैं, सबको थर्ड ग्रुप में ही रखे हैं, फोर्थ में नहीं, सबको थर्ड ग्रुप में रखे हैं। तो आप लोग पूछेंगे फिर थर्ड ग्रुप में क्यों नहीं रखे, इसको इधर नीचे क्यों रख दिया गया है? तो देखिए इसके पीछे कारण भी है। अगर इसको उठा के अगर हम यहाँ रख दें, सिर्फ थर्ड ग्रुप में ही रखें, तो ये देखिए ये वाला जो सिर जो नीचे आपको दिख रहा है वो यहाँ पर इतना बड़ा जनरेट हो जाएगा, और फिर ये सब कहाँ जाएगा, बाकी का ये सब कहाँ जाएगा, तो ये सब फिर इसके जस्ट आगे बढ़ जाएगा। इसका मतलब है कि आपका पीरियोडिक टेबल जो इतना लेंथ में दिख रहा है, इसका दुगुना लेंथ से क्या 3 गुना लेंथ के पास पहुंच जाएगा, कि अगर इसको हम बीच में पुट कर दिए तो इसलिए काफी कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। अगर हम इसको यहाँ पर पुट कर देंगे तो पुट करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जो आपके पास पीरियोडिक टेबल जो बनेगा वो काफी लेंथी हो जाएगा, बहुत ज्यादा लंबा बढ़ जाएगा पुट, तो जिसको पुट करने में काफी प्रॉब्लम हो सकता है। तो इसलिए इसको हटा के देखो, यहाँ पर दिखाया भी होगा, ये ब्लू वाला यहाँ पे टिक किया हुआ है, ग्रीन वाला यहाँ टिक किया हुआ है, तो इसको हम लोग यहाँ से हटाकर, ताकि वो पीरियोडिक टेबल ज्यादा कंजस्टेड ना हो, इसको नीचे रख दिया गया और बता दिया गया कि ये जो एलिमेंट्स है, एफ ब्लॉक के जो एलिमेंट्स होते हैं वो थर्ड ग्रुप में ही रखे गए हैं और कहीं नहीं रखे गए हैं, मतलब यहाँ पुट किए गए। अब बताएं किस पीरियड में रखा गया, तो आप यहाँ से चेक कर लो कि यहाँ वाला एलिमेंट किस पीरियड में होगा, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ, मतलब ये जो आपके पास एलिमेंट है, इतने सारे एलिमेंट वो 6 पीरियड में रखे गए हैं। फिर नीचे वाला एलिमेंट्स किस पीरियड में रखे गए हैं, तो सबसे लास्ट के ये हैं, तो कहाँ चले जाएगा, ये 7th पीरियड में आ गया होगा। तो ये क्या आपके पास टोटल कैसे कैसे एलिमेंट्स को कहाँ कहाँ अरेंज किया गया। इस ब्लॉक किसको कहते हैं, पी ब्लॉक कहाँ रखा गया, डी ब्लॉक कहाँ रखा गया, ब्लॉक इस ब्लॉक को तो कौन कौन से ग्रुप में रखा गया। हेलो, चलो बच्चे लोग रिस्पॉन्स करना है तुम लोग को, अब तुम लोग को बताना, हम कुछ कुछ क्वेश्चन पूछेंगे, आप लोग को आंसर करना है। इस ब्लॉक को बताओ तो किस किस ग्रुप में रखा गया, सब लोग आंसर कीजिए। 1 2 को बताओ 1 2 डी ब्लॉक 3 12 3 to 12 हाँ 3 to 12 चलो वेरी गुड। और पी ब्लॉक को किस ग्रुप में रखा गया है, 13 to 18 टू 18 गुड 13 to 13 to 18 में रखा गया है। और एफ ब्लॉक को किस ग्रुप में रखा गया है, third group and 6th and 7th period। एक क्वेश्चन और आपसे पूछा जा रहा है, सबसे शॉर्ट पीरियड कौन है,
पूरे पीरियोडिक टेबल के अंदर। सबसे शॉर्ट पीरियड का मतलब है कि ऐसा कौन सा पीरियड जिसमें सबसे कम एलिमेंट रखा गया है, ठीक है। और सबसे लॉन्गेस्ट पीरियड कौन सा है पीरियोडिक टेबल के अंदर जिसमें सबसे ज्यादा एलिमेंट रखा गया है? कितने बताना है? 7 क्योंकि यहाँ से यहाँ तक तो दिख रहा होगा, 6 में देखो, 7 में देखो, ये इसको यहाँ 7 प्लेस किया गया है। हाँ, तो 7th में कंफर्म है, 6 भी तो वही तो है, इसको उठा के यहाँ पे पुट करना है भी है। और भी देखो फ्यूचर में और भी नए नए एलिमेंट डिस्कवर हो रहे हैं, इसके लिए जगह छोड़ दिया गया है, इसलिए हम लोग का नया मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में ये तो हम लोग का पास फायदा है यहाँ पर है। अच्छा एक चीज बताओ, अगर मान लो कि अगर मेरे पास कोई एलिमेंट, अगर आपसे हम पूछे मेरे पास फास्फोरस है, हम पूछे किस ग्रुप का है, किस पीरियड का, कैसे मालूम करोगे? फास्फोरस आपको कहीं दिख रहा है? 15th ग्रुप में है और सेकंड पीरियड, 15th ग्रुप सेकंड पीरियड। 15th ग्रुप में है और पीरियड थर्ड ना? थर्ड पीरियड। हाँ, चलो ठीक है। उसमें तो अगर मान लो किसी भी एलिमेंट का अगर हम लोग को ये मालूम करना हो किस ग्रुप में है और किस पीरियड में, तो उसके लिए हम लोग चेक करते हैं उसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। आपको आना चाहिए इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। अगर आपको इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आता है तो आप उसको एलिमेंट का निकाल सकते हो। जैसे मान लो कि हम बोले कि मेरे पास 5 एटॉमिक नंबर है किसी एलिमेंट का, तो उसका पोजीशन बताओ कहाँ होगा। तो कैसे लिखते हैं हम लोग? पहले 1s2 लिखोगे, 2s2 और 2p में कितना होता है? देखो तो लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में एंट्री किया है? पी में। तो इसका मतलब है कि आपका जो ये जो एलिमेंट है वो पी ब्लॉक का एलिमेंट है, ये तो कंफर्म हो गया। अब पी ब्लॉक का जो एलिमेंट है, तो पी ब्लॉक में तो 13 14 से लेके 18 तक ग्रुप होते हैं। किस ग्रुप में है? तो देखो पी में कितना है? 1। पी में 1 है, इसका मतलब है 13 में। अगर पी में 2 आया, इसका मतलब है कि नेक्स्ट वाले ग्रुप में चला गया, यानी कि 14 हो गया। यानी कि हम लोग क्या करना पड़ेगा, 13 में जोड़ना पड़ता है, 13 नहीं सॉरी 12 में जोड़ना पड़ता है। 12 में क्या ऐड करना पड़ता है कि पी में आपके कितने इलेक्ट्रॉन्स है। पी में अगर 1 इलेक्ट्रॉन्स है तो क्या कर देंगे हम लोग, 12 + 1 कर देंगे। पी में अगर 2 इलेक्ट्रॉन है तो 12 में ऐड कर दीजिए। 12 क्यों ऐड करते हैं? क्योंकि यहाँ ऐसे समझो ध्यान से, आपको यहाँ तक पहुंचने से पहले आपको देखो कितने घर को पार करना पड़ रहा है। 2 घर यहाँ से पार करना पड़ रहा है और देखो 10 यहाँ से भी पार, इन टोटल आपको 12 निकालना पड़ रहा है। इसलिए हम लोग क्या करना पड़ता है, 12 ऐड करना पड़ता है। अब अगर मान लो कि मेरे पास कोई एटम्स है और जिसका एटॉमिक नंबर हम बता रहे हैं 13 नहीं, एक मिनट, 20 दिया हुआ है, तो कहाँ होगा उसका, किस ग्रुप में होगा, किस पीरियड में होगा, और उसका पोजीशन क्या होगा, कौन से ब्लॉक में होगा, चेक करके बताओ इसमें। एस ब्लॉक का ग्रुप 2 4th पीरियड्स। हाँ गुड। यहाँ पर चेक करोगे तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन अगर आपको आता है तो 1s2 2s2 2p6 लिखोगे, 3s2 लिखोगे, 3p6 लिखोगे और फिर आ जाएगा 4s2, ये हो जाएगा 20। और 4s2 में जैसे आप पहुंच गए तो इसका मतलब है कि आप एस ब्लॉक के अंदर आ चुके हैं और एस में 2 इलेक्ट्रॉन है, इसका मतलब सेकंड ग्रुप है। और सेकंड ग्रुप में अगर आप पहुंच गए हैं तो आप चेक कर लो इसके अंदर ग्रुप तो मालूम चल गया, पीरियड मालूम करना है। तो ये कितने टाइम्स लिखे हो, ये 1 पीरियड हो गया, 2 पीरियड हो गया, 3 लिखा है 3 पीरियड हो गया, या 4 है 4 पीरियड, इसका मतलब आप 4th पीरियड में एंट्री कर चुके हैं। तो देखो यहाँ पर सेकंड ग्रुप 4th पीरियड में देखो यहाँ पर कैल्शियम है जिसका एटॉमिक नंबर 20 होता है। तो हम लोग अब आगे जो भी चीजें हैं इस सब के ऊपर प्रॉपर्टी है, जैसे कि प्रॉपर्टी के अंदर की इसकी रेडियस कब घटती है कब बढ़ती है, इसके साइज के ऊपर, इसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कैसी होती है, आयोनिक एनर्जी क्या होती है, वैलेंसी कैसे इंक्रीज करती है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कैसे चेंज होती है, साइज फैक्टर कब बढ़ता है, ये सब सारी चीजें को हम लोग क्या करेंगे नेक्स्ट क्लास में पूरा डिस्कस कर लेंगे। अभी तो आज पूरा पीरियोडिक टेबल्स के बारे में आपको क्या करना पड़ेगा, सारे एलिमेंट्स को ध्यान में रखना पड़ेगा। अच्छा एक चीज और बताओ, कई सारे एलिमेंट्स को याद किए हो तुम लोग? कोई ट्रिक से? ट्रिक से तो याद किए होंगे तुम लोग। फर्स्ट ग्रुप में जो एलिमेंट्स है उसके लिए क्या ट्रिक बनाया गया है? हेलिना ने की रब से फरियाद। बस वेरी गुड, वही तो कह रहे कि अब सारे ग्रुप को आपको क्या करो ना, ऐसे याद कर लो, ट्रिक वाइज याद कर लो। जिसके पास ट्रिक नहीं होगा उसको बोलना, हम उसको क्या करते हैं ग्रुप में भेज देंगे, याद छोड़ो, ट्रिक से याद करना। सब एलिमेंट को याद करना है, किसी को छोड़ना नहीं यहाँ पर है, क्योंकि आप जब पढ़ रहे हैं तो आपकी तैयारी अच्छी से होनी चाहिए। कोई भी एलिमेंट्स के बारे में कुछ भी निकाल के पूछ सकता है। तो क्या होगा फर्स्ट ग्रुप में आपके पास, देखो हम ट्रिक्स हम बता दे रहे हैं यहाँ पर। जैसे फर्स्ट ग्रुप के ऊपर जाएंगे तो क्या होता है, हेलिना ने की रब से फरियाद। सेकंड ग्रुप का ट्रिक क्या होता है, हम कर भेज देंगे, टेंशन मत लीजिएगा आप लोग। बेटा मांगे कार स्कूटर बाप रोए।
वेरी गुड। और देखो 13 ग्रुप में कौन कौन से एलिमेंट है, कैसे मालूम करेंगे? ट्रिक बताइए, देखें किसके पास क्या क्या ट्रिक है। बाल गंगाधर, बाल गंगा, इंडियन तिलक, यही वाला याद है ट्रिक। देखो हम लोग की ट्रिक, ये भी ट्रिक है। अब मेरे पास बहुत सारा ट्रिक इसका है। देखो इसका क्या होता है, बैगन आलू गाजर इन ठेला, ये भी होता है एक है। और यहाँ पर 14 ग्रुप, निया पानी आकाश सब हिस्सा। कौन कौन भाषा, यहाँ देखो, कह सीताजी सुनो प्रभु, न्यूजीलैंड पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया सब बिका, ओल्ड स्टाइल सिटी पो, फिर कल बाहर आई आंटी। और देखो नोबल गैसेस का क्या होता है, हे नानी आराम कर जिंदा रहेगी, खत्म। तो ऐसे करते करते तो सारा ट्रिक से सब एलिमेंट याद हो जाएगा। यहाँ बढ़ोगे तो देखो इसके लिए शॉर्ट ट्रिक बता रहे हैं, सचिन तेंदुलकर वर्ल्ड क्रिकेट में फिर कोई नया कप जीतेगा, ये वाला याद हो गया। नीचे आओगे इसके अंदर तो यारी जरा निभाना मौत तक, रुकावटें राह पड़े अगर कोई। यहाँ पर आओगे ला हफ्ता वरना रे ओसामा बिन लादेन से इराक में पिटवाऊंगा। तो कहने का मतलब है कि आप इसको कुछ ही समय में, कुछ सेकंड के अंदर पूरा पीरियोडिक टेबल्स याद कर जाएंगे, टाइम नहीं लगेगा उसके अंदर। तो हम ट्रिक भेज देंगे, आप लोग क्या करना है उसको एक बार रिवीजन कर लेना, सब एलिमेंट्स याद हो जाएगा। नेक्स्ट क्लास में हम इसके प्रॉपर्टी के ऊपर सब बात कर लेंगे। यस चलो थैंक यू मैम। थैंक यू मैम।